हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी डीएलएड पर शिक्षुओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। इस क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लगाने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरी राजन सीरीज को भी कवर कर लेंगे ताकि आपके पेपर में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएं। और हाँ गाइज, इससे पहले मैं बहुत आपके 4 से 5 सब्जेक्ट की मैराथन ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, जिसमें 2016 से 2022 तक के पेपर भी कवर है और बहुत सारे जो आ सकते हैं आपके पेपर में वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर करा दिए हैं। तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जा करके उनको चेक कर सकते हैं। महा मैराथन वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, मेन कमेंट बॉक्स में, तो वहां से आप महा मैराथन क्लास भी ले सकते हैं जिसमें पूरी थ्योरी कवर कराई गई है टॉपिक वाइज। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी इस मैराथन क्लास की। आप सब भी तैयार हो जाइए, इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और एक रिवीजन की तरह भी। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछा गया है और यहाँ पर एमसीक्यू में आपके सामने है ही। 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जल्दी से बता दीजिए ये किसने कहा था, किसका कथन है? क्या ये रूसो का कथन है या फिर ये महात्मा गांधी जी का कथन है या अब्राहम लिंकन या फिर कार्ल मार्क्स का कथन है? तो जल्दी से आंसर करिए, आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फॉर बढ़े चलो। बिल्कुल, अब्राहम लिंकन जी का ये कथन है कि लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। देखिए, जब कोई इंसान तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो उसको प्रबंधन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करता है, जैसे कि सुबह सुबह व्यायाम करना, अनुलोम विलोम करना, है ना, बाग में टहल लेना, है ना, पेड़ पौधे लगा लेना, कुछ भी शारीरिक क्रिया कर लेना। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी वो तकनीक नहीं है जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सरोकार यानी समाज में उठना बैठना, दूसरा है व्यायाम करना और तीसरा है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना कि भाई जो भी सिचुएशन है कोई बात नहीं और मैं इसको भी देख लूंगा, है ना, इसको भी हैंडल कर लूंगी। तो तीसरा ये हो गया और चौथा है सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो देखो जी, पहले तीनों तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है, क्या आप हमेशा चिंता में रह करके अपने तनाव का प्रबंधन कर सकते हैं? नहीं ना, उसको और बढ़ाएंगे ऐसे। तो यही वो तकनीक नहीं है जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना तो आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के उनको सही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? और ये आप बताओगे कहाँ हुई थी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर या फिर 24 नवंबर या फिर 26 दिसंबर। क्या होगा सही जवाब आपके अकॉर्डिंग? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो देखिए, यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है, जिसमें कि 24 अक्टूबर 1945 है, वे बिल्कुल ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में पड़ता है, वहां पर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की या संयुक्त राष्ट्र संघ की, है ना, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। देखिए, अष्टांगिक योग में कौन कौन से योग सम्मिलित रहते हैं उसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। यहाँ पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, प्राणायाम, आसन, विधि विधान या फिर ध्यान। चलिए एक बार मैं आपको एक एक करके सारे के सारे नाम बता देती हूँ, अगर आप जानते हो तो आप भी एक बार फटाफट से लिख दो। अष्टांगिक योग का है, इसमें मतलब 8 योग होते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे अभी फटाफट से, क्योंकि ये आपका वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है यम। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पर यही आएगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से याद आसानी से रख सकते हैं। यम नियम आसन। ठीक है, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार और ध्यान होता है। और बताओ और कौन सा होता है ध्यान के बाद? है ना, धारणा होता है, धारणा
और फिर एक और बच गया, वो क्या होगा, समाधि। क्या हो जाएगा, समाधि। अब ये देख लो इनमें से कौन सा नहीं है। देखो आसन भी इसमें आ गया, प्राणायाम भी आ गया, ध्यान भी आ गया, तो कौन सा नहीं आया, विधि विधान। तो यही वो है जो अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं होता है ना। बाकी सब होंगे। ये 8 के 8 याद कर लो एक बार लिख करके फटाफट नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। ये एक कथन है, परिभाषा है, किसकी है, ये आपसे पूछा गया है। युंग, वॉरेन, रायबर्न या फिर फ्रायड महोदय की। जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, ये किसकी परिभाषा है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, ये परिभाषा है मिस्टर रायबर्न की। बिल्कुल, इन्होंने राय दी थी, इन्होंने अपनी राय दी थी कि सीखना जो है वो आदतों के निर्माण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु एक माह में, मतलब जो पहले माह में होता है बच्चा, है ना, 1 माह का होता है, वो कितने घंटे की नींद लेता है, कितनी देर तक सोता है। आप जानकर हैरान हो जाओगे इसका आंसर अगर नहीं पता है। चलिए बताइए, 20 से 22 घंटे सोता है कि 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे, आपको क्या लगता है, बता दीजिए एक बार फटाफट से। बिल्कुल सही जवाब। देखिए 20 से 22 घंटे तक सोता है एक नवजात शिशु, यानी जो 1 माह का होता है ना, बहुत छोटा होता है, बिल्कुल शैशवावस्था में होता है, तो उसको वो बहुत ज्यादा सोता है। आप देखोगे थोड़ी थोड़ी देर में सो जाता है, दूध पिया सो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं कौन कौन सी है ना। शांति शिक्षा की आवश्यकता ही क्या है वर्तमान में, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला है आदर्शवादी मूल्यों का विकास करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में आपका बन सकता है। सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए आवश्यकता है शांति शिक्षा की, या फिर पर्यावरणीय प्रेम, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप देखेंगे शांति शिक्षा क्यों ही पढ़ाते हैं, क्यों है इसकी जरूरत। इसकी जरूरत इसलिए है ताकि आदर्शवादी मूल्यों का विकास हो सब में, सामाजिक गुण विकसित हो, और पर्यावरण के प्रति प्रेम का विकास हो, यानी ये सारे ही इसकी आवश्यकताएं होती है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक हित की शिक्षा है। सार्वजनिक हित यानी सभी के भले के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। हिंसा शिक्षा, घृणा शिक्षा, या फिर शांति शिक्षा, या उपयुक्त सभी। तो बहुत इजी तरीके से आप इसका आंसर छांट सकते हैं कि शांति शिक्षा होती है सबके हित के लिए। भाई हिंसा की शिक्षा तो नहीं दोगे ना ही घृणा करने की, ईर्ष्या करने की। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शांति कौशल की विशेषताएं कौन कौन सी है ना। जो शांति बनाए रखने के लिए जो स्किल्स चाहिए उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है विश्वसनीयता, कि भाई विश्वास हो दूसरे के ऊपर। समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना करके रखे। वैधता का समावेश, की सही हो वो चीजें, वैध हो, अवैध ना हो कुछ भी, है ना। तो क्या ये सारी ही जरूरी होती है, आपको क्या लगता है। बिल्कुल, द फोर दवात, बिल्कुल सही है ना। ये सारे ही जरूरत होती है शांति कौशल की, ये सारी ही विशेषताएं होती है। आगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, शांति के आधार क्या है ना। शांति का आधार क्या होता है। नैतिकता होता है, सृजनात्मकता होता है ना, जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। तीसरा है नवीनता कहते हैं। अगला है सद्भावना होता है, या फिर ये सारे ही इसके आधार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, शांति शिक्षा के या शांति के सारे ही आधार है, नैतिकता, सृजनात्मकता और सद्भावना। तो सही ऑप्शन क्या चुना आपने, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉन। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। जल्दी से बता दो कितने प्रकार का होता है, और ये भी बताना उनके नाम क्या है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बल्कि पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। तो 1, 2, 3 या फिर 4, बताओ जी जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो जिसने 3 बताया है बिल्कुल ठीक है। फ्राइड के अनुसार 3 टाइप्स होते हैं व्यक्तित्व के, बताओ कौन कौन से होते हैं। देखिए ये जो फ्राइड वाला टॉपिक है ना आपका, इसको ध्यान से समझना, और ये भी समझना कि ये क्वेश्चन आपका आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। फ्राइड वाला टॉपिक आपका यूपी टेट दोगे उसमें आएगा, सुपर टेट दोगे वहां भी आएगा, सी टेट दोगे वहां भी आएगा, DSSS भी, कोई टीचिंग का एग्जाम नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन। ये टॉपिक सब जगह आता है ना। फ्राइड के व्यक्तित्व के प्रकार, तो देखिए फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। पहला तो होता है इदम जिसको हम कहते हैं आईडी। दूसरा होता है अहम, इसके बाद आता है अहम जिसको हम कहते हैं ईगो। और तीसरा होता है परम अहम। क्या होता है, परम अहम, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। तो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं किसके,
व्यक्तित्व के, किसके अनुसार? फ्रायड महोदय के अनुसार। ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे है इदम अहम और परम अहम व्यक्तित्व के ये 3 प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए? तो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया है, बस बता दो। अब तो ऑप्शन सारे देखने की जरूरत भी नहीं है कि ये किसने बताया। फ्रायड महोदय ने, फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के ये वाले 3 प्रकार बताए। आगे पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 रूप है या व्यक्ति के 3 रूप है? पहला अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी और तीसरा है दोस्तों उभयमुखी, है ना। चलिए बता दीजिए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये इस तरीके से 3 प्रकार बताए गए हैं। तो युंग ने बताए, वॉरेन ने, या फिर गांधी जी ने बताए, या फिर फ्रायड महोदय ने बताया? ये भी जल्दी से बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा सही जवाब? देखिए, युंग महोदय ने बताए थे ये वाले 3 प्रकार, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी जिसको समाज में उठना बैठना बोलचाल बहुत ज्यादा पसंद होता है, अंतर्मुखी जो अपने आप में सीमित रहता है, और तीसरा होता है उभयमुखी जिसमें इन दोनों की ही विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व के, यहाँ आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, किसने? न्यूमैन और स्टर्न ने। 1, 2, 3 या फिर 5? जल्दी से बता दो, सेम बताया था इन्होंने, है ना। इन्होंने कितने प्रकार बताए, न्यूमैन और स्टर्न ने? इन्होंने बताए थे जी, बिल्कुल सही है, 2 प्रकार। अच्छा, कौन कौन से थे वे? उन दोनों के नाम भी तो पता होना चाहिए। एक तो था विश्लेषणात्मक व्यक्ति, है ना, विश्लेषणात्मक व्यक्ति, और दूसरा क्या था? संश्लेषणात्मक। ठीक है, संश्लेषणात्मक। तो ये हो गया षणात्मक। ये 2 प्रकार किसने बताया? ये बताए स्टर्न और न्यूमैन ने। ठीक है, विश्लेषणात्मक व्यक्ति कौन सा होता है? वह व्यक्ति जो किसी बात का सूक्ष्म अध्ययन करे और सूक्ष्म अध्ययन में रुचि रखते हैं, यानी उसका खूब अच्छे से विश्लेषण करते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, है ना। और जो संश्लेषणात्मक व्यक्ति होते, इनको इतना कुछ कीड़ा नहीं होता है बात के पीछे रीजन जानने का, है ना, या किसी बात को ज्यादा सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करने का इनका बिल्कुल भी चेष्टा इनकी नहीं होती है ना। ये किसी चीज को जैसी देखेंगे वैसी समझ लेंगे, उसके पीछे ज्यादा कारण नाक नक्श निकालने की जरूरत नहीं समझेंगे। तो ये 2 टाइप हो गए। आई होप आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अपना थोड़ा सा, बस ये वाले वर्ड्स मत लिख देना, नाक नक्श नहीं निकालेंगे, तो थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ये मैंने आपको जो मैराथन क्लास है उसमें कराया हुआ है बहुत अच्छे से। आगे क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के 3 रूप, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ये जो 3 प्रकार बताए व्यक्तित्व के, है ना, ये किसने बताए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से बता दो। अच्छा, ऑप्शन है क्रेस्मर, दूसरा है शेल्डन महोदय ने बताए, या फिर फ्रायड ने, या फिर ये बताए स्प्रिंग ने, सॉरी युंग महोदय ने, है ना। जल्दी से बता दो फटाफट, किसने बताए ये 3 प्रकार के? बिल्कुल, क्या ये शेल्डन ने बताए हैं या फिर ये क्रेशमर ने बताए हैं? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आपका, क्या होगा सही जवाब? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है शेल्डन के अनुसार। किसके? शेल्डन के अनुसार, एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, और तीसरा क्या होता है? एक्टोमॉर्फिक। इसमें क्या होता है, जो एंडोमॉर्फिक है इसको हिंदी में हम कहते हैं गोलकाय। ठीक है, गोलकाय। ये कैसे होते हैं? ये गोल मटोल जो हेल्दी होते हैं ना, ये आराम पसंद करते हैं, भावुक होते हैं, बहुत ही अपने आप में बस सुखी रहना चाहते हैं। शारीरिक गठन इनका कैसा होता है? गोल मटोल होते हैं, नरम नरम। अगला मेसोमॉर्फिक कौन से होते हैं? ये होते हैं मध्यकाय। मध्यकाय यानी ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले, ठीक है, मध्यकाय। इन्होंने शारीरिक जो ढांचा होता है उसके अनुसार व्यक्तित्व को बांटा है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कटीले और मजबूत शरीर वाले होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही क्रियाशील और शक्तिशाली रहता है ना, फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। और जब बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक की, इसको हम हिंदी में कहते हैं लंबकाय। तो लंबकाय से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही दुबले पतले, लंबे, कमजोर शरीर वाले, है ना, और इनका स्वभाव बहुत ही संवेदनशील रहता है, नाजुक होता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अगर आपसे पूछा गया तो हर क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए ही चलेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना ही हो। अगला क्वेश्चन है, आदत दूसरा स्वभाव है। आदत क्या है? दूसरा स्वभाव है। ये कथन किसने कहा है? जेम्स ने कहा, मर्सेल ने कहा, गैरिट ने कहा, या फिर वॉरेन ने कहा? जल्दी से बता दो किसका कथन है ये।
बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। जेम्स ने कहा था कि आदत ही दूसरा स्वभाव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? हिंसा कहलाएगी ये चीज, या सहमति जन्यता कहलाएगी, या अच्छाई, या फिर ये सभी? बता दो फटाफट से, कितना आसान सा सवाल है। देखो, जो किसी किसी की बात पर, किसी के कार्य पर शक नहीं करेगा, है ना, और उस कार्य को एज इट इज एक्सेप्ट करता है, उसके प्रति संवेदनशीलता का भाव रखता है, तो ये होती है सहमति जन्यता, कि दूसरे की बात से वो जल्दी सहमत हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की, आप बोलते हैं ना कई बार जब इंटरव्यू की बारी आती है कि अपनी वीकनेस में कि मैं किसी को ना नहीं बोल सकता, है ना। हाँ, केवीएस वाले इंटरव्यू वाले स्टूडेंट्स की जब तैयारी कराई, उन्होंने बहुत लिखा था ये, ठीक है, फिर बदल बदल के अलग कराया कि ना नहीं कहना, इसको मत रखो ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है ना। सबसे बड़ा रक्षक कौन है मानव का? किसी बालक की चरित्र है उसका, और वही उसकी सबसे महान आवश्यकता भी है, ना कि शिक्षा। यह कथन किसका है? स्पेंसर का, वुडवर्थ का, युग का, या फिर फ्रायड महोदय का? जल्दी से बता दो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये तो। ये कहा था स्पेंसर ने कि बालक के लिए सबसे जरूरी उसका चरित्र है, शिक्षा से भी ज्यादा। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट यूपीटेट में बहुत खा जाएगा आपको ये बिल्कुल। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वॉटसन, वॉरेन, या फिर यूंग, या फिर जॉन ड्यूवी? जल्दी से बता दीजिए व्यवहारवाद के जनक। तो सही जवाब होगा यहां पर क्या हो जाएगा? वॉटसन, जॉन बी वॉटसन, इनका पूरा नाम है जॉन बी वॉटसन। यही व्यवहारवाद के संस्थापक है, या कह लो जनक है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों फटाफट अगले क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम देश के व्यक्तियों में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य तो इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं। ये किसका कथन है? बहुत ही अच्छी बात कही है। इसी चीज की कमी देखने को मिलती है देशभक्ति की, है ना। आने वाली जनरेशन में ये कम होती जा रही है भावना अपनी मातृभूमि को लेकर के। सब बाहर विदेश में जाना चाहते हैं अपने देश को छोड़ करके, ना कि अपने देश को ही बेहतर बनाने का प्रयास करे, है ना। ऐसी भावना होनी चाहिए। तो किसने कहा था ये कि सबसे पहले तो यही जरूरी है कि अपना देश प्रेम हो, उसके बाद और चीजें तो बाद में भी विकसित की जा सकती है ना। गांधी जी ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, या सुकरात ने कहा, या फिर फ्रोबेल ने कहा? देखो एक बात तो समझ लो कि ये सुकरात, फ्रोबेल ये तो कहेंगे नहीं इस बात को, या तो गांधी जी ने कहा होगा या रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? सार्क शिखर सम्मेलन, या फिर यूएनओ, या आईएमबी, है ना, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सारे के सारे ही वैश्वीकरण के उदाहरण है। इसमें अन्य अन्य देश बहुत सारे आकर के हिस्सा लेते हैं, तो ये क्या करते हैं? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? क्यों किया जाता है ग्लोबलाइजेशन किसी भी चीज का, है ना? उसके पीछे रीजन क्या रहता है, क्या क्या उनका मोटिव क्या है करने का? तो आर्थिक समानता लाना, या गरीबी उन्मूलन करना, या उदारीकरण, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए ये सारे ही उद्देश्य रहते हैं कि भाई धीरे धीरे करके गरीबी को खत्म किया जाए, गरीबी उन्मूलन किया जाए, है ना। आर्थिक समानता आए सभी देशों में, कोई बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलप्ड है, कोई डेवलपिंग है, तो उन सबको बढ़ाया जाए, है ना। ये सारे ही इसके पीछे क्या रहते हैं? उद्देश्य रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? व्यक्तित्व के 5 गुणों के बारे में यहाँ पर बात करी गई है और कहा है उनमें से कौन सा नहीं है। सामाजिकता, एकांत प्रियता, या फिर स्वार्थ परता, या फिर खुलापन? इनमें से कौन सा व्यक्तित्व के गुणों में शामिल, 5 गुणों में शामिल है, ये पूछा है। 5 गुणों में शामिल है, ये बताना है जी। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये 5 होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आता है खुलापन, जिसको हम कहते हैं ओपननेस। फिर आता है कर्तव्यनिष्ठता, बहिर्मुखता, है ना, जिसको एक्सट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्जन कहते हैं, और सहमति जन्यता, और 5वां होता है मनोविशुद्धता, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो ये 5 प्रकार होते हैं किसके? व्यक्तित्व के। ये 5 गुण होते हैं, ये ध्यान रखना, 5 गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन का निर्माण होता है खोज से,
या प्रभाव के नियम से, या अनुकूलन के नियम से, या फिर खोज और अनुकूलन से। अनुबंधन यानी जब हम किसी नई चीज को सीख लेते हैं ना, उसे पुरानी के साथ उसका रिलेशन मेंटेन कर लेते हैं, है ना, ये किससे होता है? ये है अनुकूलन के नियम से। यानी उसे अनुकूल कर लेते हैं कि अगर हम कुछ भी नया सीखते हैं ना, पुराने के साथ उसका अनुबंधन बना लेते हैं, उसको जोड़ लेते हैं, है ना, नई जानकारी को पुराने में जोड़ लेते हैं, इसे कहते हैं हम अनुकूलन के नियम से संबंधित है अनुबंधन का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है। ये आपसे पूछा गया है कि उसका व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। किसने कही थी ये बात? वुडवर्थ ने, फ्रायड ने, मार्टिन ने, या फिर यूंग ने? जल्दी से आंसर कर दो, ये किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो व्यवहार जैसा करता है वही उसका व्यक्तित्व है, हमें अंदर की बात जानने की जरूरत ही क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा वुडवर्थ, ये वुडवर्थ का कहना है। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के फ्रायड, यूंग, जॉन ड्यूवी, या फिर वॉरेन? ठीक है, बता दीजिए फटाफट से। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक ढंग से ही व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे फ्रॉयड ने, है ना, कि मन के आधार पर, कि मन में क्या चल रहा है उसके आधार पर 3 प्रकार बताए थे, ईड, ईगो, सुपर ईगो, याद है अभी बताया था। तो ये फ्रायड महोदय को ही मनोविश्लेषणात्मक का जनक माना जाता है दृष्टिकोण का। ठीक है, आगे है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलव ने, गांधी जी ने, फ्रायड ने, या फिर यूंग ने? 2019 में पूछा गया प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक काम आएगा अगर ध्यान रख लोगे। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था पावलव ने। अच्छा ये बताओ, इन्होंने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था? ठीक है, किस जानवर पर अपना प्रयोग इन्होंने किया था? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? शांति की अभिवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है? अहिंसा और करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, या हिंसा एवं विवाद? तो बिल्कुल देख करके आपको एकदम पता चल गया होगा कि भैया हिंसा और विवाद कैसे आ सकता है शांति के क्षेत्र में, है ना। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो हिंसा और विवाद नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। सांख्यिक कौशलों का आधार है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बता दीजिए, तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, मतलब कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत आपको प्यार आ रहा है, तो सामाजिक संवेगात्मक, इमोशनली आप स्टेबल नहीं है ना, वो होगा इसका आधार। या फिर संकीर्ण विचार, बहुत ही नैरो थिंकिंग आपकी है ना। तो बता दीजिए कौन सा इसका आधार है इनमें से। देखिए, इनमें पॉजिटिव क्या लग रहा है, देख के आपको बी ऑप्शन, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। बाकी तीनों तो निगेटिव ही सेंस दे रहे हैं, तो यही हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। बता दीजिए, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से जो व्यवहार हम करते हैं उसको आक्रामकता कहते हैं, या फिर अमित्रवत व्यवहार कहते हैं, या विघटित व्यवहार, या फिर भ्रष्टाचार? बता दो जी। देखिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए जो व्यवहार किया जाता है उसको कहते हैं आक्रामकता, एग्रेशन। ठीक है, आक्रामकता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है, भावात्मक एकता समिति जो कि 1961 में गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बता दो भैया, अगर आप इसको जानते हैं क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर पूर्णानंद, या संपूर्णानंद? कौन थे इसके अध्यक्ष? देखिए, डॉक्टर पूर्णानंद भावात्मक एकता के समिति के अध्यक्ष थे। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया था? कौन नहीं जानता इसके बारे में, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बारे में? क्या ये अरविंद घोष ने बताया था, टैगोर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, या विवेकानंद जी ने? बता दो अब एक बार। क्या ऐसा है कोई जिसको ये आंसर नहीं पता है? बिल्कुल नहीं, सबने बताया, एकदम ठीक है। C4 चलो कभी हवेली पर, महात्मा गांधी जी ने, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है? है ना, कौन सा बाधक नहीं है? परिवार का वातावरण क्या बाधक होता है? नहीं ना। व्यक्तिगत स्वार्थ, कि अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो क्या ये सही हो जाएगा? तीसरा है, राजनीतिक हस्तक्षेप, या फिर नैतिक आचरण। ठीक है, देखिए, परिवार का वातावरण धार्मिक सहिष्णुता में बाधक होता है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है ना। वो किस लिए? कि भाई अगर परिवार में कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता है ना, इसको नहीं मानना,
तो बिल्कुल उसका फर्क पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थ की का भी इस पर फर्क पड़ता है। राजनीतिक हस्तक्षेप आपने देखा होगा कि कभी किसी धर्म को अपना लिया, कभी किसी धर्म को अपना लिया, कभी किसी को ठेस पहुंचा दी, ये भी हस्तक्षेप इसमें बाधक है। कौन सा नहीं है? नैतिक आचरण, कि अगर आपका आचरण नैतिक आचरण है, आप सही सबके साथ सही व्यवहार करते हैं, तो ये बिल्कुल भी कभी बाधक नहीं हो सकता धार्मिक सहिष्णुता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जिसने बताया एकदम सही, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही इस तरह का क्वेश्चन आया था, बता दो अब। व्यायाम करना, सामाजिक जुड़ाव, चिंताग्रस्त रहना, या सामंजस्य स्थापित करना। तो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि तनाव प्रबंधन करने के लिए चिंता में नहीं रहना चाहिए, और यही पूछा है कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, चिंता चिता के समान होती है ना? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चरित्र का विकास करने के लिए क्या आवश्यक होता है? क्या टीवी देखना आवश्यक होता है, या विद्यालय का असहयोग? ध्यान से पढ़ना ऑप्शन। या कक्षा में चरित्र का व्याख्यान, किसी के चरित्र का व्याख्यान कर दिया, या फिर सदाचार युक्त पर्यावरण। बता दीजिए इनमें से सबसे आवश्यक क्या है किसी के चरित्र का विकास करने के लिए? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, चरित्र का व्याख्यान करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि वो खुद उस व्यवहार में उसको लेकर के नहीं आएंगे, जब तक खुद उसको उस वातावरण में विद्यालय के प्रोवाइड नहीं करेंगे बालक के, है ना? तो सदाचार युक्त पर्यावरण मिलना बच्चे को बहुत जरूरी होता है उसके चरित्र के विकास के लिए। अब खुद तो उसके घर में जो परिवार वाले हैं, उसको जो एनवायरमेंट है आसपास का, वो बड़ा गंदा है ना? सब बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे उसके चरित्र का विकास होगा भाई? खाली टीवी देखने से थोड़ा ही हो जाएगा कि टीवी में उसको दिखा रहे हैं रामायण और घर में हो रहा है बहुत भद्दा व्यवहार, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। उसके लिए उसका एनवायरमेंट का फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग बताया है कि सांसारिक दुखों से अगर मुक्ति चाहिए तो अष्टांगिक मार्ग को अपना लो। ये किसने बताया? महावीर स्वामी, अरविंद घोष, या फिर महात्मा बुद्ध जी ने, या विवेकानंद ने? बता दो फटाफट से क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल 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 सही जवाब है महात्मा बुद्ध जी ने, जिसको लाइट ऑफ एशिया, एशिया का पुंज प्रकाश भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने बताया था कि अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो, अष्टांगिक मार्ग को अपना लो। नेक्स्ट है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, है ना? इन पांचों के बारे में किसने बताया या किसने शिक्षा दी? इसमें इसके बारे में शिक्षा दी गई है वैदिक दर्शन में, जैन, बौद्ध, या फिर योग दर्शन में? तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या ये जैन धर्म में बताया गया था या बौद्ध धर्म में? देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा जैन दर्शन में। इनके बारे में बताया था महावीर स्वामी जी ने। किसने? महावीर स्वामी जी ने। महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज और समझ लो कि इनको ना, इन पांचों को अणुव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुव्रत। तो क्वेश्चन अलग अलग से पूछ लिया जाए तो समझ जाइएगा, है ना, कि ये जैन धर्म से संबंधित है। इनको अणुव्रत कहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये सब किसने बताया? जैन दर्शन में महावीर स्वामी जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हिंसा का मोर्चा है? किससे बढ़ती है हिंसा? भ्रष्टाचार से, मनोवैज्ञानिक हिंसा, या फिर क्लासिज्म, या फिर धमकी देना? बता दीजिए क्या हो जाएगा सही जवाब। जी, यहाँ पर हिंसा का मोर्चा बताया गया है, ये हो जाएगा आपका भ्रष्टाचार। क्या हो जाएगा? भ्रष्टाचार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या संयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर व्यवहारिक सहायता चाहिए, सहयोग चाहिए सकारात्मक, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों को से एक ढंग से कार्य करवाना, कि सबको एक तरह का काम दे दिया, या कठोर दंड देना, है ना? या फिर स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण करना, या फिर व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब? देखो, अगर सकारात्मक व्यवहारिकता सहायता बच्चों से चाहिए, शिक्षक को उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यवहार के पर्याप्त विकल्प देने चाहिए कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, उसमें से बच्चा जिसमें अपने आप को सुटेबल माने उस तरह का चूज कर ले। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा, है ना? मारना, भाई शारीरिक हो जाएगी मारना, तो गालियां देना,
सामाजिक बहिष्कार करना या धक्का देना, धक्का दोगे तो भी टच करोगे, ये मौखिक नहीं हो सकता। सामाजिक बहिष्कार मौखिक नहीं हो सकता, तो मुख से निकलने वाले ही इसमें मौखिक आ जाएंगे, यानी गालियां, है ना, गालियां देना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? राष्ट्रीय एकता में कौन सा इनमें से बाधक तत्व नहीं है? पहला है, देश में अगर जातिवाद बढ़ रहा है तो क्या ये राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव डालेगा? आपको क्या लगता है? अगला है असमान आर्थिक विकास, कि अगर कोई गरीब है कोई अमीर है, क्या ये प्रभाव डालेगा राष्ट्रीय एकता पर? या पंथ निरपेक्षता ये प्रभाव डालेगा? या फिर व्यक्ति के राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उससे राजनीति की तरफ ज्यादा रुचि है, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व बनेगा? देखो, बाकी सारे ऑप्शन तो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये पंथ निरपेक्षता थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि है क्या। पहले मैं इसका मीनिंग समझा दूं तो आपको पता चल जाएगा। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी एक धर्म के प्रति ना तो ज्यादा लगाव रखे कि नहीं यही धर्म होना चाहिए, और ना किसी एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति उसके खिलाफ जाना चाहिए, है ना, उनको हानि पहुंचानी चाहिए। ऐसा अगर हो तो उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्षता, कि एक किसी एक की का पक्ष ना लेकर के सबको बराबरी का अधिकार देना, सबको अपनी पूजा करने का, उपासना करने का अधिकार देना, है ना, ये होता है पंथ निरपेक्षता। तो क्या पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय एकता में बाधक बन सकती है? नहीं ना। तो यही हमसे पूछा था कि कौन सी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर देश में ज्यादा जातिवाद फैलेगा कि नहीं ये हिंदू है ये मुस्लिम है, अगर यही करते रहोगे तो देश में बढ़ोगे कैसे? राष्ट्रीय एकता में भी बाधक तत्व बनेगा ये। अगर कोई गरीब है कोई अमीर है, वो भी प्रभाव डालेगा राष्ट्रीय एकता में, है ना। साथ ही अगर राजनीति वाली चीजें हो गई तो फिर मानवता से जुड़ी हुई चीजें कम हो जाती है, ये भी प्रभाव डालेगा, जाहिर सी बात है ना। राजनीति में तो सब फायदा उठाते ही है लड़वा के आपस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन से आप एक्चुअल में समझते क्या है? विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य, या विभिन्न देशों के लोगों का आपसी कटुता, या फिर आपसी वैमनस्यता, या फिर विभिन्न विभिन्न देशों का अगर भ्रमण कर ले वही हो जाएगा जी ग्लोबलाइजेशन? बताओ। बिल्कुल नहीं। अगर कोऑर्डिनेशन बने अलग अलग देशों के लोगों का आपस में, उसको कहते हैं वैश्वीकरण। क्योंकि कोऑर्डिनेशन बनेगा, जाहिर सी बात है रोजगार के अवसर ज्यादा खुलेंगे, है ना। वहां की कंपनियां यहाँ के इन्वेस्ट करेगी, यहाँ की दूसरी जगह जाके करेगी, तो कमाई अच्छी होगी, है ना, रिसोर्सेज बढ़िया तरीके से यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? सतत विकास वो विकास जो हमेशा चलता रहे, लगातार चलता रहे। संस्कृति, पर्यावरणीय, या असीमित, या फिर सामाजिक? बता दीजिए। देखिए, सतत विकास को बढ़ाने के लिए संस्कृति का भी महत्व होता है, पर्यावरण का भी और समाज का भी। किसका नहीं होता? तो असीमित, ये कुछ नहीं है, इसका कोई ये आयाम नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का, सतत विकास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरत है सतत विकास की? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए, आर्थिक स्थिरता का अभाव के लिए, या संसाधनों का कम प्रयोग हो इसलिए, या फिर असंतुलित विकास हो इसलिए? तो आप जानते हैं सतत विकास जरूरी होता है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए, है ना। सतत विकास से मतलब कि भाई जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में चीजें हैं, है ना, उनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो हमेशा चलती रहे, लगातार चलती रहे, है ना, उनको बढ़ाया भी जाए साथ साथ। जैसे पेड़ पौधे, मान लो पेड़ पौधे हैं, सतत विकास से कैसे संबंधित होगी कि अगर आप एक बार में ये सारे पेड़ पौधे काट दोगे, उनकी जगह दूसरे पौधे नहीं लगाओगे, तो सतत विकास थोड़े हो जाएगा, वो तो थम जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप आगे इसको चलाएंगे तो पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, पुराने कट करेंगे तो उसकी जगह 4 नए लगाएंगे, तो ये शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी जरूरी होता है। आगे चलते हैं, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया? ये अनुक्रिया का नियम ये किसने दिया? युंग ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक, या फिर फ्रोबेल महोदय ने? तो बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए बता दीजिए फटाफट से, अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अच्छा, इसमें इन्होंने किस पर, कौन से जानवर पर अपना प्रयोग किया, ये मुझे आप बताओगे। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए? टोटल तो इन्होंने 8 बताए थे। अब इसमें मुख्य नियम कितने थे वो मुझे एक बार फटाफट से आप आंसर कर दीजिए। 4, 1, 3 या फिर 6? जी, तो इसमें इन्होंने बताए 3 तो मुख्य नियम थे। 3 कैसे थे? मुख्य नियम। और बचे कितने, जल्दी से बताओ? 5। 5 थे इसमें गौण नियम, ठीक है, 5 थे गौण। तो सही बात है, इसमें पूछा था कि मुख्य कितने हैं, बता दो फिर। 3 होते हैं। नेक्स्ट है, स्व जागरूकता विकास के रूप है। स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, है ना।
अंतश्चेतना, या व्यक्तियों को पहचानना, या गणना संबंधी संप्रत्यय, या फिर ये सभी आ जाएगी इसमें। तो देखो, अंतश्चेतना यानी खुद के बारे में चेतना होना, अपने बारे में पता होना, हमारी ऐसी कि व्यक्तियों को पहचान ले हम, है ना, क्या मंशा है इसकी मेरे से बात करने के पीछे। गणना संबंधी संप्रति सारे ही आ जाते हैं इसमें स्वयं जागरूकता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आ जाएगा। बहिरंग योग है, बहिरंग योग कौन सा है? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, या फिर उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा बहिरंग योग में ये सारे ही आ जाते हैं जितने भी आपके सामने हैं, जिसे अष्टांग योग हम कहते हैं, इसे बहिरंग योग भी कहते हैं। अंतरंग योग में कौन कौन से आ जाएंगे? तो अष्टांग योग के कुछ इसमें आते हैं, और इन ये दो तरह से डिवाइड हो जाते हैं, एक तो बहिरंग और एक होता है अंतरंग, ठीक है। बहिरंग में ये आ जाएंगे यम नियम, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 तो आ गए बहिरंग में, बचे कितने? 3, है ना, तभी तो 8 हो जाएंगे। बचे कितने? 3। कौन कौन से? धारण, समाधि और ध्यान। धारण, समाधि और ध्यान ये किस में आ जाएंगे? अंतरंग में, ठीक है। बिल्कुल, जहां भी आपने अष्टांग योग लिखा है वहां इनको इस तरीके से डिवाइड करके एक बार लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 के, यहाँ पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है? अलग से कक्षा की व्यवस्था करना, समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शांति शिक्षा, या हिंदी की कक्षा में, या संस्कृत विषय में? बताओ, आपको क्या लगता है कि शांति शिक्षा देने के लिए क्या किसी एक विषय की जरूरत पड़ेगी? नहीं, ये समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है शांति की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देके, नैतिकता का पाठ पढ़ा के, या सद्गुणों का विकास करके उनके अंदर, या फिर उच्च कोटि की प्रार्थना करा के। भाई प्रार्थना उच्च कोटि निम्न कोटि की थोड़ी ही ना होती है। अगर हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे तो हम उन्हें सुयोग्य नागरिक बना सकते हैं, है ना। गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता की, या फिर कह लो कि अच्छी शिक्षा अगर उनको मिलेगी तो जाहिर सी बात है उसी में सद्गुण के भी विकास हो जाएगी, उसी में नैतिकता भी सीख लेंगे बच्चा, है ना। अगर सही से शिक्षा दी जा रही है गुणवत्तापूर्ण, तो ये सब चीजें इसी में कवर हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ये 3 बार आ चुका है, 2016, 18, 2019, 3 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बता दो योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि, या फिर शंकराचार्य, अरविंद घोष, या फिर मनु? क्या होगा सही जवाब आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल ठीक है, यहां पर आ जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन और विश्व भारती, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना किसने की? 2016, 17 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विवेकानंद। क्या ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है इसमें? तो B4 बढ़े चलो, बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्थापना करी थी शांति निकेतन और विश्व भारती दोनों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है? लोकतंत्र का सिद्धांत, ठीक है, लोकतंत्र का सिद्धांत इनमें से कौन से है? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, ठीक है, जातिवाद समानता, या फिर स्वतंत्रता, समाजवाद समानता, या फिर संतोष, समाजवाद बहिर्मुखता, या स्वतंत्रता, जातिवाद समानता? बता दीजिए क्या होगा 54 का सही ऑप्शन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिवाद की भावना आ जाएगी तो वो लोकतंत्र में नहीं आएगा, बल्कि इसमें समाजवाद की भावना होनी चाहिए, स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए, और समानता की, ठीक है। स्वतंत्र, समाजवाद और समानता, ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ कहते हैं, में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? कौन से दशक को यूएनओ ने शांति और अहिंसा की संस्कृति के लिए निर्धारित किया था? 2001 से 10 के बीच, या 2 से 11 के बीच, 99 से 2008 के बीच, या 2005 से 2014 के बीच? तो देखिए, 2001 से 2010 तक का ये जो दशक था, अंतरराष्ट्रीय दशक था, इसको यूएनओ ने शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया था। याद रख पाएंगे? बिल्कुल रखना है, आपको पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए जरूरी होते हैं।
ऑप्शन देखो इसके अच्छे से। प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य बैठाते हैं, प्रकृति और मानव जगत के बीच, या विद्यालय और समुदाय, या प्रधान अध्यापक और शिक्षक, या शिक्षक और बच्चे। ठीक है, बता दीजिए इनमें से किसके बीच में शांति, शिक्षा, नैतिक विकास, मूल्य और दृष्टिकोण या पोषणों के बीच बल देती है। सही जवाब हो जाएगा प्रकृति और मानव जगत के बीच, क्योंकि जब हम मानव जगत कह देंगे उसमें विद्यालय, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, बच्चे, ये सारे ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सबसे सटीक है। ये भी आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया प्रश्न है। अगला है सतत विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से, या सामाजिक, या फिर उपयुक्त सभी। देखो इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन उसमें एक ही ऑप्शन सही दिया गया था। यहाँ पर सारे ही सही हो जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण तीनों ही दृष्टिकोण से सतत विकास संबंधित इनसे होता है। आगे आ जाता है, यह कथन किसका है? कौन सा? तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है ना? ये किसने कहा? गेट्स ने कहा, युंग ने कहा, या फ्रायड ने कहा, या फिर वॉरेन ने कहा? देखिए ये कथन जो तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करती है, ये कथन है गेट्स महोदय का। किसके? गेट्स महोदय का। ठीक है, गेट्स, दरवाजा, गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती है? कि शांति शिक्षा देने के लिए हमें सामूहिक कार्य कराना चाहिए बच्चों से, श्रमदान कराना चाहिए। श्रमदान होता है कि बच्चे सफाई में या फिर कुछ भी ऐसा, श्रम मतलब क्या बोलते हैं, श्रम कि भैया काम में मदद करना। ठीक है, थोड़ा सा आगे है बाल, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए सारे ही आ जाएंगे, बाल गतिविधियां, सामूहिक कार्य, श्रमदान, ये सारे ही करवा सकते हैं हम शांति शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, ये सारी ही गतिविधियां करा सकते हैं। अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, 7, 4, 8 या 9। तो आप जानते हैं अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से अभी डिस्कस किया था, आप एक बार लिख दो, आपको रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का पहला चरण कौन सा होता है? तो जस्ट हमने डिस्कस किया था, बता दो एक बार फटाफट से। अष्टांग योग का पहला चरण होता है यम। यम क्या होता है? यम। फिर आता है नियम। यम कितने प्रकार का होता है ये भी बता दो। अच्छा, इसको थोड़ा और डीप पूछ लिया यहाँ पर, यम कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 5 प्रकार का। मैराथन देख लेना, सब कुछ डिस्कस हो चुका है उसमें क्लियरली। नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैं मैराथन का लिंक, क्लास को देखने के बाद उसको जरूर देख लेना। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं? स्वभाव को निर्धारण करने के कौन कौन से और कितने तत्व होते हैं? 2020 में पूछा गया था। 5, 7, 2 या फिर 10? जी, सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 तत्व होते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि मानसिक तत्व हो गया, सामवेगिक हो गया, है ना, और शारीरिक तत्व हो गया। इस तरीके से करके ये 7 तत्व होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चरित्र आदतों का पुंज है ना? आदतों का पुंज है चरित्र, ये किसका कथन है? ये भी 2020 में पूछा गया है। सैमुअल स्माइल, या फिर डमविले, या फिर कार्टर वी गुड, या फिर एस मुनरो? किसका हो जाएगा ये कथन? जल्दी से बता दो एक बार। ये कथन है डमविले का। ठीक है, डमविले का, कि चरित्र आदतों का पुंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता दो किसने कहा, आपको मैराथन क्लास में मिल जाएगा ये कथन एज इट इज। मारिया मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, टैगोर, या फिर विवेकानंद? ये किसका कथन है? जल्दी से आंसर कर दो। तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है। जीवन में शांति के उपाय है। जीवन में शांति का उपाय क्या हो सकता है? उचित शिक्षा तंत्र, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं, है ना, या उचित सामाजिकरण, या फिर सब सारे के सारे ही जरूरी होते हैं। देखिए जीवन में शांति के लिए हम ये सारे ही उपाय कर सकते हैं कि भाई उचित शिक्षा तंत्र हो जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, है ना, कुछ क्रियाएं करवाएं बच्चों से, और उचित सामाजिकरण हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट इसमें हो जाएगा।
आगे है, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष घोषित किया गया था, किस वर्ष को, ये आपसे पूछा गया है। 1985, 1975, 1990 या फिर 1995। सही जवाब हो जाएगा 1990। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। जो बीमारियों को दूर करने के योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। कि जो बीमारी दूर करने के योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है, ये किसकी परिभाषा है? जोहन गाल्टुंग की, महात्मा गांधी की, टैगोर की, विवेकानंद की, किसकी है ये परिभाषा? जल्दी से बता दो एक बार फटाफट से। जी, ये परिभाषा है महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है योग्यतम की उत्तरजीविता। भाई ये तो विज्ञान वाला प्रश्न यहाँ पर आ गया। योग्यतम की उत्तरजीविता बता दो किसने दी थी ये वाला सिद्धांत? क्या सैमुअल ने दिया था, डिमवेल ने, एसमुनरो ने या फिर डार्विन ने? तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर योग्यतम की उत्तरजीविता, ये सिद्धांत दिया था डार्विन महोदय ने। किसने? डार्विन महोदय ने। नेक्स्ट है लोक संचार माध्यम है। लोक संचार माध्यम है किसका? कठपुतली का खेल या फिर समाचार पत्र, पोस्टर या फिर ये सारे ही। देखिए लोक संचार के ये सारे ही माध्यम होते हैं, चाहे वो कठपुतली का खेल हो, समाचार पत्र हो या फिर कोई पोस्टर हो। उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेल डन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपने अभी किए हैं, है ना, ये सारे के सारे ये क्वेश्चन आपके हैं 2021 में पूछे गए। ठीक है, 2021 में पूछे गए शांति शिक्षा में ये सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू, हालांकि इन पे लिखा नहीं है। 2022 के अब हम कवर करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपके सामने है 2022 का पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया था, इसीलिए मैं कहती हूँ जरूरी हो जाता है आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि एज इट इज देखने को वहां पे आपको मिल जाएंगे। अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी या विवेकानंद? तो आप बिल्कुल सही जवाब चुनेंगे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है, बता दो भाई, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, 2022 में भी आ गया अब तो। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना या परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सदैव चिंताग्रस्त रहना। ये तकनीक नहीं है तनाव प्रबंधन की, है ना। देखो कितना बेनिफिट मिलता है। किसी और की बातों पर आप क्या ही विश्वास करोगे, आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो। ये थोड़ा सा ना ब्लर है, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ पढ़ के। निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन सा नहीं है? संस्कृति, पर्यावरणीय, असीमित संसाधन या फिर सामाजिक? तो यहाँ पर बताया सतत विकास के लिए कौन सा आयाम नहीं होता है। ठीक है, संस्कृति भी जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, असीमित संसाधन जरूरी नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार या गालियां देना? भाई क्यों एज इट इज उठा के रख देते हैं क्वेश्चन, अपने आप से थोड़ा मेहनत ही नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी, गालियां देना मौखिक हिंसा है। नेक्स्ट है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे करके या नैतिकता का पाठ पढ़ा के, सद्गुणों का विकास करके या फिर उपयुक्त सभी? देखो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है तो इसलिए हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये सारे ही चीजें हम दे अगर बच्चे को तो उससे सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम ये डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर चुनेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आपके सारे पीवाईक्यू और इसके साथ बहुत सारे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी ये क्लास और पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट भी आप जरूर करके बता देना कि मैम पसंद आई है, ऐसी और क्लासेस प्रोवाइड करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।